जब आप लायक बन जाएंगे ना तो फिर समाज के लिए भी काम करना चाहिए। जाकिर हुसैन इस बात को भी बोले हैं, है ना। देखिए आपका सेकेंड चैप्टर है, ये हमारे जाकिर हुसैन साहब है। और जाकिर हुसैन उन्होंने एक ये एक्चुअली क्या है, ये कोई कहानी वहानी नहीं है। भारत इज माई होम, भारत मतलब भारत, और भारत मेरा क्या है, घर है। देखो होम और हाउस दोनों अलग चीज होता है, ठीक है ना। होम बहुत बड़ा, माने एक बड़े स्तर पर जब हम बात करते हैं तो होम का यूज करते हैं। हम लोग घर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, वो एक खाली रेसिडेंशियल होता है कि जाना और सो जाना है। लेकिन होम का मतलब होता है कंप्लीट चीज, दोनों का अलग अलग सेंस होता है। तो इन्होंने कहा कि भारत मेरा क्या है, घर है। पूरे भारत को इसने अपना घर बताया। किसने बताया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बताया, ठीक है। अब देखिएगा हालांकि इसके बारे में 3-4 लाइन है, आप किताब में देख लीजिए, मैं ऐसे ही बता देते फिर कहानी पर आएंगे। जाकिर हुसैन के बारे में दिया है कि जाकिर हुसैन 1897 1969, इसका मतलब यह हुआ कि 1897 में उनका जन्म हुआ और 1969 में उनकी मृत्यु हो गई। Born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist। इसका मतलब हुआ कि उनका जन्म कहां हुआ था, बॉर्न इन हैदराबाद में, और वाज मतलब थे एक ग्रेटेस्ट, बहुत बड़े महान, बोलिए फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर किसको कहते हैं? स्वतंत्रता सेनानी, यानी आजादी की लड़ाई में जिसने भी भाग लिया उस सब हमारे क्या कहलाते हैं, फ्रीडम फाइटर। आजादी की लड़ाई के लिए आपने तलवार चलाई है मायने नहीं रखता है, आपने एक दिन भी अनशन पर बैठा, एक दिन भी सरकार के लिए विरोध का काम किया, गांधी जी का साथ दिया, या लोकल स्तर पर मूवमेंट हुआ वहां आपने साथ दिया, आप उसके लिए जेल भी हो सके गए होंगे, तो वो सारे लोग क्या कहलाते हैं, फ्रीडम फाइटर कहलाते हैं। अब देश में फ्रीडम फाइटर बचे नहीं है, लगभग समाप्त हो गए, क्योंकि काफी आजादी का 75 साल हो गया है। जो हुए होंगे 30-40 मर गए होंगे, कुछ बचे भी होंगे, तो उन लोगों को सरकार बहुत फैसिलिटी दी है। जो फ्रीडम फाइटर आज होंगे, ऐसे मेरे हिसाब से नहीं के बराबर ही होंगे या नहीं ही होंगे। हमारे एक दोस्त के नाना जी थे फ्रीडम फाइटर में, उनका नाम था। पूरे भारत में कहीं भी वो आदमी फ्री घूम सकते हैं, पूरे भारत में। और साथ में एक आदमी और उनको, जैसे बूढ़ा हो गया आदमी तो अकेले कैसे जाएगा भाई, देखने वाला चाहिए ना आदमी, तो साथ में एक आदमी और जो है उनको छूट है जाने का। पेंशन की भी सुविधा होगी, उनकी पेंशन भी शायद मिलता था। लेकिन इतना याद है हमको कि उनको जो है पूरे भारत में कहीं भी ट्रेन का सफर कीजिए, आपको बिल्कुल क्या है, फ्री है। तो बहुत सुविधा दिया गया देश की आजादी में जिसने योगदान दिया। तो कह रहा इनका जन्म क्या हुआ, हैदराबाद में हुआ, और बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और एक प्रख्यात, इमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात, एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है बहुत बड़े विद्वान भी थे। पुराने लोग में खासियत यह थी कि पुराने लोग बहुत मंझे हुए चीज होते थे, वो लोग जो भी काम करते थे ठोस करते थे। हम अभी भी आप गांव देहात में बूढ़े लोग को देखिए, उन लोग को गांव देहात में कहता है पहाड़ा को खोड़ा, नहीं खोड़ा वो न, अभी भी उससे पूछिएगा तो कई नवसिया से बड़ा याद है, और रहमान का कुछ दोहा वगैरह भी वो याद कैले है, कुछ कविता वगैरह भी याद कैले है वो आदमी, और आपसे बात करेगा वो कि तो जानो ही नहीं जानो। उन लोग की जो पढ़ाई होती थी बहुत बारीकी से होती थी। आज पढ़ाई का पैटर्न बदल गया है। पैटर्न इट मीन्स बदल गया है कि इतना ज्यादा बच्चे आत्महत्या करने लगे, लोड लेना नहीं चाहते हैं। सरकार भी देख रहा है कि लड़की फेल हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है। कई एग्जामों में ये पाया गया कि पहले मैट्रिक तक पढ़ना लड़कियों के लिए बड़ी बात होती थी, तो मैट्रिक फेल तो लड़की का ब्याह भी फेल, ऐसा होता था। तो कई लड़कियों के परीक्षा के कॉपी में पाया गया कि सर मेरी शादी लगी हुई है, कृपया पास कर दीजिएगा वरना मेरा शादी नहीं होगा, ऐसा कॉपियों में लिखा गया, पाया गया। तो ये सरकार बोला कि चलो पढ़ाई ही आसान कर दो, सरकार थोड़ा पढ़ाई पे डील कर दिया, ऑब्जेक्टिव का जमाना ला दिया। ऑब्जेक्टिव कभी भी पढ़ाई का सही दायरा नहीं हो सकता है,
इसमें बच्चे अगर चाहेंगे नंबर लाना तो खुद से नंबर ले आएगा रट रट के। 50 नंबर लाना कौन बड़ा बात है? 60 का और कुछ चाहे 50 नंबर, पूरा किताब रहता है उसको रट लेगा बढ़िया से तो 50 नंबर ऐसे ही ले आएगा बिना पढ़े। लेकिन उसके पास नॉलेज का अगर पूछोगे, डीपली नॉलेज, याद करने वाला याद बहुत सारे की कर लेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन को बहुत सारा याद कर लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन आप पढ़े हैं, आप समझे हैं, तो आप पूछिए किसी से, आपके अलावा बहुत कम लोग बताएंगे आपके बीच में कि सिविलाइजेशन और कल्चर का मतलब क्या होता है। आपको पता है कल्चर का मतलब क्या पता है? आपको पता है सिविलाइजेशन का मतलब क्या पता है? बाकी सब ये जानते हैं कि कल्चर मतलब संस्कृति और सिविलाइजेशन मतलब, लेकिन ये नॉलेज उसके पास नहीं होगा। रटना अलग चीज है लेकिन समझना अलग चीज है, समझिए ना। तो नॉलेज होता है पढ़ने से, और यहां पढ़ाई हो गया ऊपरी ऊपरी वाला। दिक्कत ये है। दूसरी बात, सरकार की हम बार बार कह रहे हैं गलत नीति, इतना गलत नीति है पहला नंबर कि मैट्रिक तक अंग्रेजी को कंपलसरी किया ही नहीं है। इंटर में कंपलसरी है सीधे 100 नंबर का। मैट्रिक तक बच्चा अगर इसको नहीं, अगर बेसिक इसको पढ़ेगा, इंटर में कितना वो समझ पाएगा? फिर उसको दिक्कत होगा। बार बार बोले जो बच्चा प्राइवेट स्कूल से है उसको तो समझ आ जाएगा, जिसने बचपन में प्राइवेट स्कूल में 6ठा 7वां तक कम से कम पढ़ा हो। लेकिन अगर वो मिडिल स्कूल का प्रोडक्ट है और वो सेल्फ स्टडी नहीं किया है, नहीं बराबर करता है मिडिल स्कूल विद्यार्थी, गया अपने आया चला गया, काम खत्म हो गया, तो आप क्या कीजिएगा? फिर आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा परेशानी का क्या करना पड़ेगा। और अंग्रेजी का कितना महत्व है कि आगे चल के पता चलेगा जब और ज्यादा आगे पढ़ने जाइएगा तो बाद में आदमी दिक्कत होता है। अगर शुरू से ये सब रखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, हम बार बार कहें कि ऐसा नहीं कि हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो भाई हम इस चीज के लिए बोलते हैं, नहीं, हम आपके लिए बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, देखो कल परसों आया शिवम इटपकवा का, हम नाम नहीं लेंगे, कोई शिक्षा कर रहे हो, उसका भाई कहीं जाता है पढ़े ले, तो चर्चा ये चलता है आर्ट्स पढ़ के क्या करोगे, आर्ट्स पढ़े चीजें हो। अब बताओ, आर्ट्स पढ़ने का चीज नहीं है। हम बोले तुम आना क्या रहा है, तुम सीजीएल की तैयारी कर रहे हो? बोले सर सबसे ज्यादा आर्ट्स से पूछता है। अगर बीपीएससी देखा जाए, यूपीएससी देखा जाए, किसी कंपटीशन में देखा जाए तो आर्ट्स से रिलेटेड सवाल रहता ही है, और 8वां 9वां 10वां इंटर का ही रहता है। तो तुम खुदे समझ जाओ। बोले सर ये लोग गलत सजेशन दे रहे हैं। कल जब हम तो मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि भाई जो भी विषय सरकार ने तय किया है आपको, उस सारे विषय को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम आपको कोई किताब का दे दो देवरा कोचिंग में पढ़ के छोड़ दे। हाँ, संस्कृत के बारे में हम थोड़ा सा बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मैट्रिक के बाद संस्कृत का आपकी उपयोगिता ना के बराबर हो जाती है। आप खुद ही देख लीजिए, अभी संस्कृत का है कोई यूज? बीए में कहीं यूज है? अगर आपको संस्कृत में पंडित बनना है, अगर संस्कृत का आपको टीचर बनना है, आपको वही देखना है, तो आप उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फिजिक्स देख रहे हैं यानी साइंस पेपर या आर्ट्स पेपर, तो ये कभी आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो कहेगा आर्ट्स पढ़ के क्या करेगा? अंग्रेजी 100 नंबर का, भले अभी परसों बोला, वही लड़का बोला हमको, सर के हम लोग का नंबर कम है, हम लोग भर नहीं पाते हैं। वो क्या चीज वाला? एयरफोर्स हो गया, हम पहले बोले हैं, या आप डिफेंस लाइन का कोई भी एग्जाम भरिएगा ने, तो अगर 45 नंबर से कम आपके पास मैट्रिक और इंटर में मार्क्स रहेगा तो पहले ही आपका फॉर्म छाट देगा, पहले ही छट जाएगा, आगे बढ़ना ही नहीं है। वहां सीधा है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन योर पीसीएम विथ इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ विथ इंग्लिश कम से कम 45% होना चाहिए, और नहीं है तो आपका फॉर्म उसी समय क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो उस समय आप पछताइएगा कि हम नहीं पढ़े। अब बार बार लड़कियों को नहीं उतना बोलते हैं, लड़का को जरूर बोलते हैं कि तुम लोग को मर्द में जन्म लिए हो तो कमाना दूसरा कोई नहीं कमाएगा, तोरे कमाना है, ब्याह कर में तोरे ला खिलाना भी है, माए बाप को भी देखना है। इन लोग तो खाए ले जन्म लिए, इन लोग शौक के लिए जन्म लिए। इन लोग का बात अभी तक 10-15 साल अभी और चलेगा ऐसा। आने वाला समय में लड़कियां भी सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है, तो उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा। और जो भी बार बार ही कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के की करनी कंपलसरी न हो, तो वो भले आपको लग रहा हो उस समय कि वो बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो सके आपको आगे पढ़ना हो, तो आपके लिए तो घातक हो गया ना, दिक्कत हो गया ना। सब विषय पढ़िए। हम कभी मुंह से नहीं बोलेंगे कि मैथ खराब है, आज तक मुंह से नहीं सुने होगे, कभी नहीं सुने होगे फिजिक्स क्या पढ़ोगे, कभी नहीं सुने होगे केमिस्ट्री क्या पढ़ोगे, कभी नहीं बोलेंगे बायो, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के आता है। लेकिन फिर भी कहते नहीं बायो पढ़ो, बायो के लिए स्पेशल टीचर नहीं करते। एक बार 10वां तुम लोग के उससे पहले
बुलाए थे सुमन को, जब इधर उधर कंप्लीट नहीं हुआ तो हम बोले यही कंप्लीट करवाते, तुम लोगों को करवाए भी हम। तो सारा विषय पढ़िए तब मजा है, नहीं पढ़िएगा वो आगे चलकर आपको दिक्कत देगा। आइए, तो बहुत बड़े विद्वान थे, पुराने लोग पढ़ाई करते थे, बोले थे गांधी जी और चाहे जितने बड़े लोग हो, खुदीराम बोस हो, भगत सिंह हो, सोच लो ये उर्दू जानते थे, पहले भी चर्चा की है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी विषय को नहीं छोड़ते थे, हर भाषा आपको ज्ञान ही देती है, नुकसान कोई भाषा नहीं करती है। कह रहा है कि ही डॉक्टर हुसैन बीकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में जाकिर हुसैन भारत के कौन बन गए? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम व्यक्ति माना जाता है। दुनिया, भारत में कितना बड़ा भी आप जुर्म कर ले, मर्डर कर ले, अगर आपको फांसी की सजा हो गई है तो भारत में आपको कोई अगर माफ नहीं कर पाया, निचली अदालत, उच्च अदालत और सुप्रीम अदालत, 3 अदालत होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तीनों अदालत ने आपको रिजेक्ट करके फांसी की सजा सुनाई है, तो अब आपको एक ही आदमी माफ करवा सकता है, उसका नाम कौन है? राष्ट्रपति। देश का राष्ट्रपति अगर चाह जाए कि इस आदमी की सजा माफ हो जाए तो उसके पास पावर है कि आपकी सजा को माफ करवा सकता है। अगर आप फिल्म देखे होंगे, कौन सा फिल्म बताओ? हाँ, कौन फिल्म है? जिगर, करिश्मा कपूर, उसमें कराटा वाला लड़ाई है, दोनों कहानी सुनाता है और राष्ट्रपति की चिट्ठी आती है और उसका क्या होता है? सजा माफ हो जाता है, पता है ना? तो ये सब बातें हैं, बाकी किसी में पावर नहीं है। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल को, हालांकि राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच गिव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। हम पहले ही बोले कि ये कोई कहानी वहानी नहीं है, ये जब वो भाषण दे रहे थे, जैसे कोई भी आदमी चुनाव जीतता है, जैसे वो तो चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते, हमारे चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव मालूम है ना? नहीं मालूम है? प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, जैसे अभी हुआ था 2024 में, लोकसभा वाला हुआ था ना भाई, तो हम सब वोट दिए थे, सांसद लोगों ने मिलकर क्या तय किया? प्रधानमंत्री। अब सांसदे लोग तय करेगा कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, अब हमारे वोट की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति का वोट में आम व्यक्तियों की कोई भागीदारी नहीं होती है। तो जब ये जीत के आए 1967 में, सभी धर्म से अपना आए जीत के, तो ये भाषण दे रहे थे। कोई भी जीतने के बाद शपथ दिलवाया जाता है कि मैं भारत की संविधान का शपथ लेता हूं, या जो भी है कहता हूं कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, भारत की एकता को बनाए रखने की कोशिश करूंगा। यानी जो उसको बोलना है शपथ में, उसको लाइन लिखा हुआ रहता है, उतना आपको बोलना होता है। इसके बाद आपका मन है तो 2-4 लाइन संबोधन कर दीजिए। तो जब ये संबोधन कर रहे थे, स्पीच यानी भाषण दे रहे थे, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, राष्ट्रपति का शपथ ले रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसी बात को इस पूरे चैप्टर में क्या किया गया? लिख दिया गया। यानी भारत इज माई होम इज नॉट ए एसे, इज ए स्पीच, यानी एक तरह का क्या है? भाषण है, ये कहानी वानी नहीं है। डॉक्टर जाकिर इन द फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस टू द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। और ये शपथ लेते हैं कि पूरी निष्ठा से, टोटलिटी का मतलब पूरी तरह सर्विस, सेवा करेंगे और भारत का कल्चर का, इंडिया कल्चर का मतलब होता है भारत की संस्कृति का, जितना हो सकता है हम निष्ठा से यही शपथ लेते हैं कि हम भारत माँ की सेवा करते रहेंगे। ये इनके बारे में दिया। ये तो हो गया। अब आगे देखिए, नहीं लिखा पाया था, देखिएगा आपका लिखा हुआ है यहीं से जी, मिला लीजिएगा कहीं छोटा ना हो, ठीक है ना? मीनिंग उनिंग भी है यहां पर, अपना देख लीजिएगा। लिखा हुआ है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो पढ़ाइए दिए ना हो, ले बेकार में देख रहे थे, हमको लगा नहीं छूट गया ये, कोई बात नहीं, चलो देखो। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, ऐसे ही शपथ लिया जाता है। यहां पर एक आदमी होता है और ये बोलते रहते हैं कि मैं भारत के राष्ट्रपति पद पर, भारत के राष्ट्रपति के पद पर आज स्थापित हुआ हूं, या शपथ लेता हूं इनके तौर पर कि मैं भारत की, यो बोलेगा, मैं भारत की निष्ठा से सेवा करते रहूंगा। मतलब जो यहां लिखा हुआ है
वही चीज यहां इनको क्या करना है, यहां पर वही सेम पेपर है, दोनों सेम पेपर है, समझ आया, और शपथ दिलवाया जाता है इस तरह से। चाहे वो आप वार्ड सदस्य भी जीतिएगा तो भी आपको शपथ ब्लॉक में बुलाकर करवाया जाएगा। सरकार के प्रतिनिधि अगर बनते हैं तो आपको शपथ दिलवाता है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा लूटता वही लोग है, पूरा खखोर के रख देता है क्या। अब आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ 1 से। Cry most confess that I am overwhelmed by the trust my people had placed in by electing me the highest office in the land. I का मतलब हो गया मैं, मोस्ट का मतलब सबसे अच्छा जो होता है, कोई भी चीज सबसे उत्तम क्लास में जाता है तो क्या कहलाता है, मोस्ट। मोस्ट में पढ़े होगे आप, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सुंदरता में सबसे सुंदर, मोस्ट अट्रैक्टिव आकर्षण में सबसे ज्यादा आकर्षण जिसमें होता है उसमें मोस्ट लगता है, यानी सबसे ज्यादा इसका मतलब होता है। मैं ये कन्फेस करके, ये बोल करके बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्ड, यानी देखिए आपको दिया होगा मिली, बहुत ही ज्यादा मैं गदगद हूं, एकदम खुश हूं कि लोगों ने ट्रस्ट किया है मुझ पर, भरोसा किया है, इस देश के लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और मुझे इलेक्ट यानी चुना है इस भारत भूमि पर। द लैंड का मतलब हो गया भारत भूमि, भारत भूमि के सबसे बड़े ऑफिस का सबसे बड़ा व्यक्ति मुझे क्या किया है, चुना है, क्योंकि राष्ट्रपति से बड़ा पद भारत जैसे देश में किसी का नहीं है। राष्ट्रपति का जेड ग्रेड की सुरक्षा, इससे भी ऊपर का भी सुरक्षा जो होता होगा वो भी मिलता होगा। राष्ट्रपति भवन जहां पर माने सैकड़ों नौकर रहते होंगे, एक दो ने, कपड़ा धोने वाला अलग, माली अलग, ड्राइवर अलग, है ना, उसके बाद किचन का अलग, 10 प्रकार का भोजन बनाने वाला है, अगर साउथ इंडियन खाना है तो उसके लिए अलग कुक है, नॉर्थ इंडियन भोजन खाना है तो उसके लिए अलग कुक है, यानी सभी प्रकार की व्यवस्था उनको दी जाती है, पूरी सुविधा दी जाती है। एक राष्ट्रपति में अगर महीने की हम बात करें तो 5 से 10 लाख या उससे ज्यादा ही उसके पीछे खाली देख रेख में क्या होता है, खर्च होता है, बाकी सैलरी छोड़ दीजिए, बाकी तो जहां जाएगा वो आदमी, जहां जाएंगे मतलब उनको हर जगह फ्री है, चाहे ट्रेन हो, ट्रेन से तो आदमी सो यात्रा नहीं करेंगे, उन लोगों के लिए तो प्राइवेट विमान आएगा, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, जहाज है, दुनिया भर है। अब मोदी जी चलेंगे ऐसे नॉर्मल जहाज में चलते हैं, मोदी जी चलेंगे इसमें तो सब जहाज अपना पर्सनल जहाज है, आएगा लेके जाएगा, खर्चा दुनिया भर उन लोग का है। तो कह रहा मुझे इस भारत भूमि के सबसे बड़े ऑफिस में सबसे बड़ा पद देकर हमको एकदम गदगद कर दिया है, क्योंकि इससे बड़ा पद भारत में, राष्ट्रपति से बड़ा पद कभी नहीं है। कह रहा डॉक्टर राधा कृष्णन, देखिए कह रहे डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट ए डिग्री ऑफ एरुडिशन। अब राधा कृष्णन का नाम आप सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कौन थे राधा कृष्णन? राधा कृष्णन जिनके नाम पर हम मनाते हैं 5 सितंबर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। कर उससे पहले ये तो ज्वाइन कब किए, 1967 में, और उससे पहले हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। तो उनका टाइम ओवर हो गया, खत्म हो गया, अब भाई दूसरा राष्ट्रपति ये बने, उसके बाद के ये बने। तो जो आदमी काम किया है वो आदमी चले गए हैं, तो उनके बारे में भी 2 लाइन ये बोले कि डॉक्टर राधा कृष्णन जब इस प्रेसिडेंसी में आए, प्रेसिडेंसी का मतलब होता है राष्ट्रपति भवन, यहां जब आए तो वो अपने साथ मानसिक संयंत्र लेकर आए, क्योंकि वो भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत तेज व्यक्ति थे। और एक डिग्री ऑफ एरुडिशन, डिग्री ऑफ एरुडिशन का मतलब होता है बहुत बड़ा विद्वान भी थे, जानकार थे, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अपने साथ बहुत सारा अनुभव लेकर आए, और ऐसा अनुभव जो रेयरली टू फाउंड एनीवेयर, जो मुश्किल से कहीं मिलता है। यानी इसका कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन इस पद पर सुशोभित थे, और उन्होंने इस देश को 5 साल तक अपने तरफ से जितना हो सकता है भरपूर सेवा दिए, भरपूर कोशिश किए। वो भी एक महान विद्वान व्यक्ति थे, और उनका जो दिमाग था बहुत तेज था, और ऐसा एक्सपीरियंस वो अपने साथ लाए थे जैसा एक्सपीरियंस ऐसा मिलेगा नहीं। ये किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनके बारे में कहा? डॉक्टर सर्वपल्ली। अब
कोई भी आदमी, देखो नॉर्मली बातें यही होती है, हमारे सामने भी अगर कोई शिक्षक आएंगे तो हम लोग उनके बारे में 2 लाइन बोलते हैं, तो बोलते तो यही हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट हैं, ये है वो है, भले जो रहे या ना रहे, तो वही बातें इन्होंने कहा। कराएगा ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड द परस्यूट नॉलेज एंड ट्रूथ। करा उनका पूरा जीवन, लाइफ टाइम यानी पूरा जीवन, डिवोटेड मतलब वो समर्पित थे। डिवोटेड का मतलब होता है किसी के प्रति क्या होना, समर्पित होना। एकदम उनका पूरा जीवन, किनका पूरा जीवन, डॉक्टर सर्वपल्ली और कौन बोल रहे हैं, जाकिर हुसैन। करे ऐसा व्यक्ति थे वो कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ज्ञान के लिए दे दिया, परस्यूट ऑफ नॉलेज, और ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सत्य। सत्य को क्या रहा, समर्पित रहा। He has done more than probably an other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। करा ही यानी उन्होंने भारतीय दार्शनिक, इंडियन फिलोसफर, देखो फिलोसफर कहां लिखा हुआ है यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, भारतीय दार्शनिक। और दार्शनिक का अर्थ हम पहले बताए हैं, जो आदमी आम बातें छोड़कर बड़ी बड़ी बातें करने लग जाए, जैसे हम पहले बोले आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सत्य क्या है, ये सब बातें जब कोई करने लग जाता है तो वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति कहलाता है, दार्शनिक व्यक्ति कहलाता है। अध्यात्म की बातें बताए थे, मेटाफिजिकल का शब्द का भी चर्चा किए थे, तो वैसे बातें को हम बोलते हैं दार्शनिक बातें। और जो इस प्रकार की बातें, तो ऐसा व्यक्ति वो थे। दार्शनिक विचार सभी सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की एकता के सामने लाने और समझाने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक किया गया। यानी ये कह रहा है कि और जितने भी दार्शनिक हुए हैं भारत में, जिन्होंने भारत के दार्शनिक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सबसे ज्यादा अगर बेहतर किसी ने काम किया है तो किसने किया है, राधा कृष्णन ने किया है। कहा देखिए, अब फिर जाकिर हुसैन बोल रहे, आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं तुम्हें सिर्फ इतना आश्वस्त कर सकता हूं। जाकिर हुसैन कह रहे हैं, आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में प्रवेश कर रहा हूं, मैं इस ऑफिस में आ रहा हूं, है ना, इन स्पिरिट, उत्साह के साथ आ रहा हूं, ह्यूमिलिटी, मानवता के साथ आ रहा हूं, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूरी तरह समर्पित होकर आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम अपने जैसे चुन लिया भैया चलो। देखो काम जो भी है इंसान के पास, अगर आज कुछ चुनाव ना हो, क्या हो, कोलगावर में ढेर मोटरसाइकिल लगल था, वही आया है सब, तो चुनाव ना हो रहे कने, किसका बोल रहा है, कहाँ के तू को चीज लड़ ले में, तो 13 तारीख में है वो नॉमिनेशन। आजकल चुनाव को भी, छोटे छोटे चुनाव को भी इतना हाइप दे दिया गया है कि आम व्यक्ति चुनाव लड़ने से कतराता है। चुनाव में इतना ज्यादा दिखावा, शोर जो होने लगा है। देखो वार्ड का चुनाव जो लड़ता है वो 100-200 आदमी ढोल नगाड़ा पीटते हुए जाता है, क्या, क्योंकि एक वार्ड है मामूली सा, ग्राम पंचायत की सबसे निचली इकाई अगर कहा जाए, वार्ड सदस्य जिसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं था या अभी भी नहीं है उतना, वो आदमी 1-2 लाख 3-3 लाख वार्ड सदस्य में जीतने के लिए खर्च कर रहा है। बीच में क्या हुआ था ना, नीतीश सरकार बोला जो भी काम करेगा वार्ड सदस्य खाली करेगा, तो एक बार जो 5 साल का एक कार्यकाल चला था ना, तो वार्ड सदस्य रुपया छाप दिया धर के। अब उस सबको लगा कि अबरी वार्ड में जीतेंगे तो हम कमाएंगे, अब धर के पूरा एकदम लगाया, दूसरा तीसरा जीत भी गया, अबरी नियम दिया बदल। राजनीति में लोग सिर्फ इसलिए आ रहे हैं, गांव में मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, चाहे वार्ड बन रहे हैं, बस इसलिए आ रहे हैं कि कैसे 5 साल में 1 करोड़ अंदर कर रहे हैं। कोई इस भाव से नहीं आ रहा है, दिमाग में रख लीजिएगा कि आपकी वो सेवा करने के भाव से आ रहा है, कोई नहीं। राजनीति में सारे लोग
30 लाख रुपया खर्च होता है एक मुखिया के चुनाव में। 30 लाख रुपया। 2-3 पंचायत को तो हम अपने स्तर से जानते हैं, जो मेरे नजदीकी है, नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन लोगों ने बताया कि हम 30 लाख खर्च किए हैं सर, कोई बताया हम 40 लाख खर्च किए हैं, और तब मुखिया का चुनाव जीते हैं। तो मुखिया को फायदा क्या है? एक इंदिरा आवास योजना लेगा, 5,000 रुपया पास करेगा। अगर वो 5 साल में कम से कम मान लिया जाए 200-300 घर अगर पास कर देता है 5 साल में, हर साल 50 वो, तो 5 साल में 250 कई सुनना है? 1 सुनना, उस पर 3 सुनना और बैठा दीजिए, कितना हो गया? 4 सुनना, 25 लाख लगभग हो गया। इसके अलावा छोड़ दीजिए मनरेगा की कमाई, अन्य चीजों की कमाई, वो छोड़ दीजिए, तो 30-40 लाख इसी से कमा लेगा। तो कमाई बम्पर है, इसमें लूट है, कोई देखने वाला नहीं है। तो सेवा के भाव से आज लोग राजनीति में नहीं आ रहे। पहले जो लोग होते थे ना, उनका समर्पण रहता था, नहीं देश के लिए कुछ करना था। लाल बहादुर शास्त्री, इस आदमी को धोती में जीवन गुजार दिया, कोई शर्ट पैंट कुछ नहीं, मरते ऐसा नेता हुए कि जिनको मरते समय 500 रुपया भी नहीं हो जुट पाया। और आज का नेता अगर देख लोगे तो पूरा नोट भरल मिल जाएगा उसका घर में। क्या उसका दोस्त हम लोग भी है, उसी वही दोस्त ने तुरंत 500 रुपये को वोट देने, हाँ लाओ रख लिया। एक है बिकता बाजार में हर व्यक्ति है, कीमत सबका अलग अलग है। चाहे आपका कोई 500 बिक रहा है, कोई 5,000 में बिक रहा है, कोई 5 लाख में बिक रहा है, तो बिक तो हर कोई रहा है। और इसमें सब कोई आप अपने देख लीजिए, अपने घर के पास चर्चा होता है, पैसा बटल के नए बटल के न, ये बात उठ जाती है। बोतल तो ले, अब फिराक में आता है चुनाव में, कितना आदमी तो 15 दिन खाना पीना चलते रहता है, चुनाव आ गलो मतलब निठल्ला हो, चलो 15 दिन दारू मिलेगा, खाना मिलेगा, आराम से गुरो साथे घूर रहा है, शाम में दारू पी रहा है, शाम में अपना मुर्गा चल रहा है, 200-500 ले भी रहा है, लूटता है ढेर आदमी, लूटने दो। आइए, तो यहां जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि मैं इस ऑफिस में जो आ रहा हूं पूरी निष्ठा के साथ आ रहा हूं, पूरे समर्पण के साथ आ रहा हूं, है ना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मानवता के लिए आ रहा हूं। देखिए, हर आदमी मानवता कुछ होता है, लेकिन आदमी भूल जाता है मानवता। किसी को गिरे हुए देखकर उठा देना क्या है? मानवता है। लेकिन आदमी कहता दूध हमारा कीमत दे, छोड़े चल नहीं, कोई मरल नहीं। मानवता और इंसान में है, लेकिन अपना ज्यादा सोचकर वो मानवता को क्या करता है? भूल जाता है। आई हैव जस्ट टेकन, मैंने तुरंत अभी अभी लिया है। क्या लिया है? ओथ, यानी शपथ। ऑफ लॉयल्टी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान ऑफ इंडिया। मैंने अभी अभी भारतीय संविधान के प्रति पूरी तरह आस्थावान रहने का क्या लिया है? लॉयल्टी का मतलब होता है किसी के प्रति हम निष्ठावान रहें, पूरा दिल से रहना, उसको निष्ठावान कहता है, ईमानदारी से रहना। तो मैंने भारत के प्रति एकदम रहने का, निष्ठा से, आस्था से मैंने क्या लिया है? शपथ लिया है। करा इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ। करा यहां से ना, करा ये ऐसा एक संविधान है जो तुलनात्मक रूप से एक नए राष्ट्र के स्वतंत्र नागरिकों का क्या है? संविधान है। क्योंकि अभी अभी तो देश आजाद हुआ, आजाद कितना साल हुआ? 47 में आजाद हुआ। 20 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। 20 साल में तो लड़का ठीक से खड़ा नहीं हो पाता है अपने पैरों पर, तो भारत देश कहां से खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर? उस समय भी बहुत सारी आर्थिक तंगों से जूझ रहा था भारत। तो बोला ये एक नया भारत का क्या है? संविधान है, विच इज फ्री सिटीजन। और यहाँ के देश के जो लोग हैं, सिटीजन है, वो कैसे है? फ्री है, आजाद है। हैव फॉर फर्स्ट टाइम हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में हुआ है जो उन्हें इस प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के लोग भी अब संविधान को जानने लगे हैं। इट इज यंग स्टेट, या एक स्टेट है, लेकिन कैसा स्टेट है? यंग, युवाओं का राज्य है। लेकिन यहां लोग कैसे हैं? एंशिएंट पीपुल, कुछ पुराने भी लोग हैं। वही कह रहा है यह प्राचीन लोगों का क्या है? नया राज्य है। हु
through the long millennia and through cooperation of diverse ethic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। कहा जिन्होंने, है ना, शताब्दियों के सहयोग विभिन्न नेताओं में उत्कृष्ट मूल्यों के रक्षा करते हुए अपनी विशिष्ट शैली में निखारा, है ना। यहां पर से फिर से देख लीजिएगा, करा हु का मतलब होता है जो, जैसे आप पढ़ते होंगे द बॉय, है ना, हु इज प्लेइंग, ये पढ़े है ना, लड़का जो, बस में वही वाला है। करा कि जिन्होंने भारत की आजादी में भारत के मूल्यों को रक्षा करने के लिए अपना योगदान दिया है, जिन नेताओं ने भी अपना सहयोग दिया है, उसकी चर्चा करते हैं और उन्होंने अपना पूरे मेहनत से इस देश को क्या किया है, निखारा है। इसीलिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं आई प्लेड, मैं शपथ लेता हूं, माई सेल्फ, मैं खुद शपथ लेता हूं, द सर्विस की सेवा करूंगा, दोज वैल्यूज, उन मूल्यों की क्या करूंगा, यानी जिन्होंने भारत को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है और भारत को जिस रूप में वो लोग बनाए हैं, जो मूल्य के लिए बनाए हैं, उस मूल्यों की हम क्या करेंगे, सेवा करेंगे। फॉर थ्रू सम कॉन्सेंट्रेट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू में बीकम इन क्या है, इनएडिक्वेट विथ द चेंज ऑफ सर्क्यूमेंट, क्योंकि यद्यपि बदलती परिस्थितियों में कुछ मूल्य अपूर्ण लगे, लेकिन कोई मूल्य होगा। कितना टाइम हुआ हो जरा देख लो तो, 2:58 हो गया। करा यद्यपि बदलती परिस्थितियों में कुछ मूल्य अपूर्ण लगे, हो सकता है समाज जो बदल रहा है तो आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लगे, ऐसा भी हो सकता है। The value remains eternally valid and precious for newer and fresher realization। लेकिन मूल्य से उचित होता है और ना ही अनुभूतियों के लिए कोई दबाव डालता है। करा द पास्ट इज नॉट डेड, हमारा अभी भूतकाल मरा नहीं है, हमारा पुराना समय गया नहीं है, वो अभी भी क्या है, स्टैटिक है। इट इज एलाइव, जिंदा है, डायनामिक, वो गतिमान है, एंड इमूवेबल, डिटरमाइनिंग द क्वालिटी आवर प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे वर्तमान भविष्य के गुणों को क्या करता है, निर्धारित करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि हमारे देश को बनाने के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, और कोई चीज अगर निर्माण होता है तो निर्माण का एक तरीका होता है। देश बना है तो देश के लिए मूल्यों का निर्माण हुआ होगा, आदर्शों का निर्माण हुआ होगा, नियमों का निर्माण हुआ होगा, कानून का निर्माण हुआ होगा। तो जाकिर हुसैन उसी बात को कहते हैं कि हम इन सारे चीजों की रक्षा जो है हम निष्ठा से क्या करेंगे, पूरी तरह करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने हिसाब से काम करेंगे, देश जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। आज भी कोई आदमी अगर वो चाहे कि संविधान में वो कुछ कर सकता है तो जी नहीं, आप छेड़छाड़ इसमें नहीं कर सकते। जैसे संविधान बना हुआ है आपको उसी के अनुरूप काम करना है। आज तक देखो आरक्षण हटा है, नहीं हटा है, इसका मतलब क्या, जो फिक्स हो गया सो फिक्स हो गया, और इसको हटाना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगा, पूरा विरोध हो जाएगा, मार हो जाएगा, है ना। तो जो संविधान में लिखा गया, हाँ इसमें आप थोड़े बहुत जोड़ कर सकते हैं, आप चाहिएगा इसमें जो है घटा दे, ये नहीं होगा। आप ऐड कर सकते हैं, हटा ऐड करने का मतलब क्या, नया नियम तो बनेगा भैया ना, जरूरत के हिसाब से तो बनेगा, क्या जरूरत है वो तो चाहिए, वो तो बनेगा, तो जोड़ सकते हैं, लेकिन पुराना नियम को पूरी तरह से आप हटा नहीं सकते। जैसे अभी आप लोग सुने होंगे हाल फिलहाल 1-2 साल पहले कि 370 धारा जो कश्मीर में लागू था, तो 370 धारा जब संविधान बन रहा था तो उसकी कोई जिक्र नहीं थी। ये जब वहां पर लड़ाई झगड़ा होने लगा तब 370 धारा ऊपर से क्या किया गया था, लगा दिया गया था कि भैया धारा 370 के तहत वहां पर जो भी भारतीय जाएंगे वो विदेशी कहलाएंगे, वहां का झंडा अलग होगा, वहां का नियम अलग होगा, वहां का आदमी पूरे भारत में जमीन खरीद सकता है लेकिन भारत का आदमी वहां जमीन नहीं खरीद सकता है। वो लड़की अगर चाहे तो पाकिस्तान में शादी कर सकती है, लेकिन भारत में अगर वो शादी करती है कश्मीर की लड़की तो उसकी नागरिकता कश्मीर वाले क्या करेंगे, छीन लेंगे। ये नियम था वहां, तो ये ऊपर से जुटा हुआ था, ये पहले से नियम नहीं था, इसलिए मोदी जी ने इसको क्या किया, तो नियम को आप जोड़ सकते हैं, जो जुटा है उसको, लेकिन बाबा भीमराव ने अंबेडकर ने जो लिख दिया उसको आप मिटा, कई पैराग्राफ हो गया, 3 तक रहने दो।
कल का क्या हिसाब किताब रहेगा बता दीजिए भाई।